साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों से संबंधित और मौलिक अधिकारों में कंप्लीट मौलिक अधिकारों के बारे में अपन बात कर चुके थे जो भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। यानी 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में अपने डिटेल से जाना और साथ ही अपने ये भी जाना कि एग्जाम में प्रश्न किस आधार के पूछे जा रहे हैं, यानी किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों आजकल बदलते एग्जाम पैटर्न की तरफ से देखें अपन तो आजकल प्रश्न ये भी पूछे जा रहे हैं कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनकी प्रकृति सकारात्मक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और क्यों किया जाता है, किन किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता है और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है, इनके बारे में आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करें मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित, तो आपको ध्यान में रखना है मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित किनसे संबंधित बात करेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित, मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित। देखिएगा जरा, जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान लागू होते ये बात सामने आई कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट हो सकता नहीं हो सकता। एक आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था 13(3), ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसी के आधार पर पूरे ये वाद क्या रहने वाले हैं, डिपेंड रहने वाले। देखिए जरा, मैंने एक आर्टिकल आप लोगों को बताया होगा, अनुच्छेद कौन सा बताया था मैंने कहा आर्टिकल 13(3) में विधि की क्या दी गई है, परिभाषा। अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(3) में क्या दी हुई है, विधि की परिभाषा। क्या दी गई है, विधि की परिभाषा। और विधि की परिभाषा में मैंने बताया था कि विधि की परिभाषा का मतलब होता है संसद या किनके द्वारा, संसद या विधानमंडल द्वारा, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया क्या, कोई कानून। और जब संसद या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या जारी करता है, अध्यादेश। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश या फिर किसी भी प्रकार का नियम, किसी भी प्रकार का उपनियम, नियम उपनियम या फिर विधि को प्रभावी बनाने वाली प्रथाएं, विधि को प्रभावी बनाने वाली, विधि को प्रभावी बनाने वाली प्रथाएं, ये सारी की सारी विधि की परिभाषा में क्या रहेगी, शामिल रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, विधि की परिभाषा में शामिल क्या है, विधि का निर्माण या तो करती है संसद या किनके द्वारा किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं कि विधानमंडल और संसद के अलावा जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है या संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या जारी करते हैं, अध्यादेश। इसके बाद में मैंने कहा किसी भी प्रकार का नियम, उपनियम, विनियम, विधि को प्रभावी बनाने वाली प्रथाएं जो हैं ये विधि की परिभाषा में क्या रहेगी, शामिल रहेगी। और जो जो विधि की परिभाषा में शामिल हैं इनके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए जरा, यानी संसद या विधानमंडल कोई कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाकर, कोई उपनियम, कोई विनियम या ऐसी प्रथाएं जो विधि को प्रभावी बनाने वाली हैं उनके द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कहीं पर भी इसमें संविधान संशोधन उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी मैंने संविधान संशोधन उल्लेख नहीं किया, इसको आपको ध्यान में रखना है।
कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं किया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन जैसे शब्द आर्टिकल 13(3) में उल्लेखित नहीं थे, कहीं पर भी कोई उल्लेखित नहीं थे। तो बात आई कि क्या संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है? तो वहां नहीं किया जा सकता। इसको लेकर पहला जो वाद आया, इसको लेकर पहला वाद आपको ध्यान में रखना है, और वो कौन सा था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा ध्यान में रखेंगे? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ कब की बात? 1951। इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर जो वाद है उसका सही क्रम क्या है। सबसे पहला वाद कौन सा ध्यान में रखेंगे? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में क्या कहा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? शंकरी प्रसाद बनाम कौन सा? भारत संघ 1951। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाद में कहा कि मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, शंकरी प्रसाद। उसके बाद दूसरा वाद आप ध्यान में रखेंगे, वो कौन सा ध्यान में रखेंगे? दूसरा वाद है आपके सज्जन सिंह। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम कौन सा राज्य? राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और 1965 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो शंकरी प्रसाद वाद में कहा। यानी इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये बात कौन से वाद में कही? सज्जन सिंह बनाम कौन सा? राजस्थान राज्य 1965। इसके बाद 1967 में तीसरा वाद आता है गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए दोनों निर्णय में परिवर्तन करते हुए, पहले कौन कौन से? एक तो सज्जन सिंह और दूसरा कौन सा? शंकरी प्रसाद। और गोलकनाथ वाले मामले में क्या कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में अंतर्निहित है, अतः मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए हुआ, मैंने एक पहले भी आपको बताया था, मैंने कहा जहां पर सरकार क्या होती है? अस्थिर होती है। जहां पर सरकार क्या होती है? अस्थिर होती है, या जहां पर सरकार कमजोर होती है वहां पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या होगा? ताकतवर हो जाएगा। और 1967 वो स्थिति है साथियों जब कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी और आधे व्यक्ति इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर क्या थे? नाखुश थे और वो किसी और दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन इस समय सरकार अस्थिर थी, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी और इस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए दोनों निर्णय में परिवर्तन करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। वाद ध्यान में रखिएगा। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आपको वाद ध्यान में रखना है। तीसरा जो वाद है कौन सा है? वो है गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन या मौलिक अधिकारों में संशोधन
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन से वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। कब की बात है? 1967। क्या कहा? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने 25वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 24वां और 25वां दोनों। 24वां संविधान संशोधन किया 1971 में। 24वां संविधान संशोधन किया और 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। कौन सा? अनुच्छेद 13(4) और 13(4) जोड़ के क्या कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में, संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। अतः मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करके, मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करके परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात कौन से जो आर्टिकल में जोड़ दी गई? 13(4) में। अब जब विधि की परिभाषा में शामिल ही नहीं है और ये बात संविधान में लिखी गई है, इसका मतलब जब बात संविधान में लिखी गई है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसको न्यायपालिका में चुनौती दी गई और ये सबसे बड़ा अपन कह सकते हैं संवैधानिक पीठ का गठन होता है। वाद आपको पता है कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये बात कब की है? 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। कितने? 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। 13 न्यायाधीशों की क्या थी? पीठ थी। कोई भी संविधान की व्याख्या से संबंधित जब कोई मामला आता है तो न्यूनतम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक होता है। कोई भी संवैधानिक पीठ का जब गठन होता है तो न्यूनतम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5। लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13 न्यायाधीश। और ये जो फैसला आया था 13 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था, ये 7-6 से फैसला था। 7 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। और इस वाद में क्या कहा? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन किया है वो बिल्कुल सही है, संवैधानिक। इसमें बहुत सारे निर्णय दिए गए जिसमें एक 24वीं को चुनौती दी गई थी, वो भी शामिल था। क्या कहा गया कि 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है। 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है। 24वां संविधान संशोधन क्या है? संवैधानिक है। और जब 24वां संविधान संशोधन संवैधानिक है, इसका मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, बताइए भाई साहब मूल ढांचे का मतलब क्या? कि इसकी व्याख्या हम अब नहीं करेंगे, इसकी व्याख्या करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन समय समय पर करेगा। आप अमेंडमेंट कर दीजिएगा और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे संविधान संशोधन को रद्द भी कर सकता है। अर्थात मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन इसे संविधान के मूल ढांचे को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मूल ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की कोशिश की तो आपके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को हम क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। ये जो मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है, ये संविधान में कौन से वाद के द्वारा दिया गया? जहां से अच्छा प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सा वाद? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और वर्तमान क्या स्थिति है?
तो वर्तमान स्थिति देख लीजिए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वर्तमान में स्थिति ये है कि संविधान में और मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। नया अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है, किसी अनुच्छेद को समाप्त किया जा सकता है, किसी अनुच्छेद में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर मूल ढांचा प्रभावित हुआ तो संसद ने जो संविधान संशोधन किया है उसे समाप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये वर्तमान की स्थिति है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 4 वाद थे, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा इसको कैसे ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे शंकरी प्रसाद। क्रम पूछ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शंकरी प्रसाद, और शंकरी प्रसाद के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे 1951। और शंकरी प्रसाद ने क्या कहा? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यह बात कौन से वाद में कही थी? शंकरी प्रसाद। दूसरा वाद आप ध्यान में रखेंगे कौन सा? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह बनाम कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य, 1965। और इसमें भी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन तीसरा जो वाद था वो कौन सा था? गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य, 1967। और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या कहा? कि मौलिक अधिकारों में संशोधन, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना चौथा जो वाद था कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य? केरल राज्य। और यह बात कब की है? 1973। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये 4 वाद हैं जो मौलिक अधिकारों के संशोधन से संबंधित हैं, जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन से वाद में कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और कौन से वाद में कहा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे की बात कौन से वाद में कही, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मूल ढांचे का नाम आते ही कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे? केशवानंद भारती। अब आपसे पूछे कि वर्तमान में क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ, वर्तमान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचे को मैं संविधान का आधारभूत ढांचा भी कह सकता हूं। आप कहेंगे मूल ढांचा है क्या? तो मूल ढांचे का मतलब है ऐसी बातें जिसपे संविधान टिका है। संविधान का जो कह सकता हूं मेन जो बेसिक बातें हैं उसे, जैसे संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र अपने एकल नागरिकता है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे संविधान के मूल ढांचा अपन कह सकते हैं। इनके अलावा निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र जो चुनाव प्रणाली है, निष्पक्ष चुनाव, ये सारे के सारे क्या है? संविधान का मूल ढांचा। जैसे पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। आगे जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे उस समय मैं वहां पर क्लियर करूंगा कि कौन कौन अब तक मूल ढांचे में शामिल माना गया और किन किन को नहीं माना गया। मूल ढांचे का मतलब है जिस पर संविधान टिका है। जैसे लोकतंत्र है, भारत में कभी भी लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता। गणतंत्र है, भारत में राष्ट्रपति जो हमेशा निर्वाचित होगा, कभी वंशानुगत नहीं होगा। इनके अलावा पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति कैसी नीति अपनाई जाएगी? एक समान नीति अपनाई जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में शासन प्रणाली का रूप जो है, स्वरूप जो है संसदीय ही रहेगा, कभी भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं रहेगी। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो संविधान के मूल ढांचे में शामिल माने गए हैं। और मूल ढांचे की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कौन से वाद में की थी?
केशवानंद भारती बनाम कौन सा राज्य है? केरल राज्य। और कब की बात है? 1973। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है तो नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही केशवानंद भारती बातों में एक बात और ध्यान में रखेंगे, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी जिसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 13 थी, फैसला 7/6 से आया। और किसी भी प्रकार की अगर संवैधानिक पीठ का गठन होता है तो उसमें न्यूनतम 5 न्यायाधीशों का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए जरा, अब बात आती है मौलिक अधिकारों के निलंबन को लेकर। क्या बात आती है? मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन। मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते। मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं? निलंबित हो सकते हैं। यानी कुछ समय तक मौलिक अधिकारों पर क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाई जा सकती है। वो भी ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। और जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20, राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। अन्य मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, किन किन का नहीं होगा? एक तो 20 का नहीं होगा और एक 21 का नहीं। 20 में क्या है? 20 में है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। और आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं कैसी स्वतंत्रता? दैहिक स्वतंत्रता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जीवन जीने का अधिकार। और जिसमें क्या है? निजता का अधिकार। यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होगा? जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा। कौन सा आपात लागू होगा? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात का मतलब जब देश में आर्टिकल 352 प्रभावी होगा। राष्ट्रीय आपात के 3 कारण है वर्तमान में। एक तो भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, अर्थात बाह्य आक्रमण। दूसरा, भारत किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए। और तीसरा, देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ऐसी स्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा? निलंबन। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका कभी निलंबन नहीं होता है? ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका कभी निलंबन नहीं होता है? होता ही नहीं है निलंबन। 20 और 21। 20 में क्या है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। यानी अपराध के संबंध में आप लोगों को पता हो तो मैंने बताया था कि एक अपराधी को जिस समय अपराध किया है उस समय देश में जो प्रचलित कानून था उसी के अनुसार सजा मिलेगी। जो बातें आर्टिकल 20 में बताई थी उसके संदर्भ में। और आर्टिकल 21 में तो आपने देखा होगा जीवन जीने के अधिकार के संदर्भ में बहुत सारे वाद और इसमें बहुत सारी डिटेल से अपने बात की थी। तो 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। इनके अलावा बाकी अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। लेकिन एक बात और यहां पर जरूर आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा ये जो 352 है ना, ये 352 3 प्रकार से लगता है। पहला, कोई भी भारत पर बाह्य आक्रमण हो जाए। क्या जाए? बाह्य आक्रमण। दूसरा, मैंने कहा कि भारत किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए। भारत किसी युद्ध में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। और तीसरा, मैंने कहा सशस्त्र विद्रोह। पहले यहां पर आंतरिक अशांति था, लेकिन वर्तमान में जो है ये कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह। ये 3 कारण हैं जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। एक बात यहां पर ध्यान में रखनी है, अगर आपातकाल इस कारण से लगा है, अगर 352 सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का बड़ा महत्व है। अगर आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा
आपातकाल के समय कौन कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, तो आपको दो ही ध्यान में रखने हैं, 20 और 21। लेकिन एक कंडीशन डाल दे, एक शर्त डाल दे, और शर्त क्या डाले कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो कौन कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। अगर देश में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। 19 में क्या है? 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। 19 में क्या है भाई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं पहले। तो जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। और सीधे ही आपसे पूछे कि आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होगा, तो आप कहेंगे 20 और 21। दोनों अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न में सशस्त्र विद्रोह शब्द डाले तो 3 ध्यान में रखने हैं, और ये शब्द नहीं डाले तो 2 ही ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? 20 और 21। इनके अलावा 2 आर्टिकल आपको और ध्यान में रखने पड़ेंगे, आर्टिकल 358 और एक ध्यान में रखना पड़ेगा अनुच्छेद 359। ये भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 358 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जब भी देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, जब भी देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, जब भी देश में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः ही समाप्त का मतलब स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। स्वतः ही क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। तो जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू होगा, अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वह स्वतः ही क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा वह स्वतः ही क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या लिखा है कि आर्टिकल 19 के अलावा क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 19 के अलावा, अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य, अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकारों, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने हेतु, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने हेतु, अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित करने हेतु राष्ट्रपति को एक घोषणा करनी होगी। एक क्या करनी होगी? घोषणा करनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आपातकाल लगते ही मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं बड़ा महत्व है। ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं स्तरीय प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जब देश में आपातकाल लागू होगा तो उस समय अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं उल्लेखित हैं वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा वो अपने आप से क्या हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। इनके अलावा अगर मौलिक अधिकारों का निलंबन करना है तो राष्ट्रपति को इसके लिए अलग से एक उद्घोषणा करनी होगी कि इन मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। एक तो आपातकाल की घोषणा करेंगे राष्ट्रपति जी जो हैं, एक तो किसकी घोषणा करेंगे? आपातकाल की। एक तो किनकी घोषणा करेंगे? आपातकाल की घोषणा करेंगे। और आपातकाल के साथ दूसरी घोषणा किसकी करनी पड़ेगी? मौलिक अधिकारों के निलंबन की। किसकी करनी पड़ेगी? मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा करनी पड़ेगी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 359। बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है 359। यूपीएससी में यहां से अच्छा प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। आर्टिकल 358 और 359 से संबंधित अपने भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तैयारी करके रहिएगा पूरी कंप्लीट,
क्योंकि आर्टिकल 358 और 359 भी किनसे संबंधित हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, और अपन बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों के संदर्भ। तो ये भी दो ध्यान में रखिएगा। आपसे प्रश्न हो सकता है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है, अब क्वेश्चन क्या रहेगा सुनिएगा, कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है। कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है, आप कहेंगे कौन सा है, 19। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों को निलंबन के लिए राष्ट्रपति को अलग से घोषणा करनी पड़ेगी, कौन सा आर्टिकल करेंगे, 359। दोनों बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 358 और 359, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए जरा, अब बात आती है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकार जो केवल किन को प्राप्त हैं, भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। विदेशी नागरिक भारत में है लेकिन उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। कौन कौन से हैं देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। किन को प्राप्त हैं, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन से, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। और इसको पहचान करने के लिए आपको एक शब्द बता रहा हूं। इन मौलिक अधिकारों को जब भी आप पढ़ेंगे वहां पर एक शब्द लिखा होगा नागरिक। क्या लिखा होगा, नागरिक। और इनके अलावा जो भी पढ़ेंगे जैसे 14 है, इनके बाद मैं बात करूं कौन सा, 17 है, 18 है, 20 है, इनके अलावा 21, 22, 23, 24 और इनके अलावा 25 से लगाकर 28 और इनके अलावा 32। इनमें आपको शब्द मिलेगा नागरिक नहीं मिलेगा भाई, इनमें आपको शब्द कौन सा मिलेगा, व्यक्ति मिलेगा। मैं कह रहा हूं सारा खेल किन का, शब्दों का। इन मौलिक अधिकारों को आप जब भी पढ़ेंगे व्यक्ति मिलेगा और इनमें जब भी पढ़ेंगे नागरिक मिलेगा। और जिन मौलिक अधिकारों में नागरिक शब्द उल्लेखित किया गया है वे ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। बात करते हैं 15 में किसका है, आपने पढ़ा होगा 15 में सामाजिक समानता की बात की गई। कौन सी समानता, सामाजिक समानता। 16 में क्या है, 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में किसकी समानता, अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। कौन सा आर्टिकल, 16। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में दे रखी है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। क्या दे रखी है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल में, 19 में। आर्टिकल 29 में दे रखा है भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता। भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग को क्या खोलने की, शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। कौन से आर्टिकल में, 30 में। तो ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इनको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए जरा, अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल किन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो केवल आपके राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में बात करें
इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मौलिक अधिकार जो दोनों को प्राप्त होते हैं यानी दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, वो देखिए जरा, मैंने क्या लिखा, राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जिसमें आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, अनुच्छेद 18(3), इनके अलावा अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 29। और ऐसे जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं वो 14, आर्टिकल 15(1), 16, 18(1), 19, 20, 21, 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28, 29 और 30। तो दोनों के संदर्भ में बात करें जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मौलिक अधिकार जो दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। और ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो 15, और 15 में 15(2), और 15(2) में आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश को लेकर किसी के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं किया जा सकता, और ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होगा और नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त होगा। यानी ना तो राज्य भेदभाव कर सकता है और न ही नागरिक भेदभाव कर सकता है। साथियों, आजकल यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है, पीसीएस के एग्जाम में अलग अलग स्टेट में यहां से अच्छा प्रश्न पूछा गया, तो अपने भी पहले से तैयारी करके रखनी है कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार सब पढ़ के जाते हैं। मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और हर बार एग्जाम में नए देखने को प्रश्न मिलते हैं जो इसे पूर्व नहीं पूछे गए, और नए पैटर्न पे आधारित बात करें तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। सब बताते हैं यहां से पूछा गया, मैं बता रहा हूं यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां से क्या पूछा जा सकता है, ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, बताइएगा जरा कौन सा है, 15(2). इनके अलावा कौन सा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, छुआछूत की समाप्ति। और मैंने यह भी बताया था एकमात्र मौलिक अधिकार जिसका कोई अपवाद नहीं है वो आर्टिकल 17 होगा। एकमात्र मौलिक अधिकार जिसका कोई अपवाद नहीं है वो आर्टिकल 17 है। कौन सा है, 17, जिसका कोई अपवाद नहीं है। बाकी में तो एक तरफ मौलिक अधिकार देंगे और दूसरी तरफ कहेंगे इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 17 इसमें किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 18(4) और 18(3), यानी 18 के संदर्भ में बात करें, 18(4) और 18(3) के संदर्भ में, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 18(4) और 18(3) के संदर्भ में आपको पता है उपाधियों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, उपाधियों के संदर्भ में है। अर्थात उपाधियों पर क्या लगा रहा है, ये पाबंदी लगा रहा है। क्या लगा रहा है, पाबंदी लगा रहा है कि राज्य का नागरिक या तो राज्य को उपाधि नहीं देगा या कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को शिक्षा और सेना के अलावा सभी प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाता है। आर्टिकल 18 और 18 का 2, आर्टिकल 18 का 3 और 4 जो उपाधियों पर प्रतिबंध से संबंधित हैं, ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होगा और ये नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त होगा। अगला देखिए आर्टिकल 23। कौन सा आर्टिकल देखेंगे आप, आर्टिकल 23 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 23 में आप ध्यान में रख सकते हैं कि इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 में आप सभी को पता होगा कि इसमें उल्लेख किया गया है बलात् श्रम एवं बेगार प्रथा पर रोक। बलात् श्रम एवं बेगार प्रथा पर रोक, अर्थात बलात् का मतलब हुआ मानव की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना, और बेगार का मतलब हुआ ऐसी काम या ऐसी जो है कार्य जिसके बदले मेहनताना नहीं मिले, मजदूरी नहीं मिले, वो क्या है, बेकार है। तो ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त होगा और नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त होगा। और अंतिम जो आपको ध्यान में रखना आर्टिकल 24, और 24 में क्या है, बाल श्रम निषेध। कौन सा है, बाल श्रम निषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सके।
या तो आप ये याद रख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और या फिर ये याद रख लीजिए ये जो मौलिक अधिकार हैं कौन से, 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 और 30। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से, ये जो मैं लिख रहा हूं ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल किन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध। किन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अच्छा प्रश्न हो सकता है, केवल किन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध। केवल किन के विरुद्ध प्राप्त होंगे, राज्य के विरुद्ध। जैसे आर्टिकल 14 जो है ये कानूनी समानता की बात करता है। इसके बाद आर्टिकल 15(1) जो है वो 5 आधार दिए गए, किसी को पता हो तो, कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में ये राज्य के विरुद्ध, भाई सरकारी नौकरियां लोगों के पास है नहीं, राज्य के पास ही है, तो राज्य उपलब्ध करवाएगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों के संदर्भ में शिक्षा और सेना की उपाधियों पर रोक लगाने की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में दोष सिद्धि है। आर्टिकल 21 में जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में बात है। 25 में अपने धर्म को मानने, अंतकरण एवं आचरण की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की बात है। 27 में धार्मिक कर निषेध है। 28 में धार्मिक शिक्षा निषेध है। 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता है। और 30 में क्या है, आर्टिकल 30 में जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई। तो दोनों ध्यान में रखने, ऐसे अधिकार जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और ऐसे अधिकार जो राज्य एवं नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे अधिकार जिनकी प्रकृति सकारात्मक है या ऐसे अधिकार जिनकी प्रकृति नकारात्मक है, ये भी एक नए प्रकार का प्रश्न रहेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सकारात्मक प्रकृति और नकारात्मक प्रकृति वाले मौलिक अधिकार, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं सकारात्मक प्रकृति वाले, सकारात्मक प्रकृति वाले मौलिक अधिकार। और सकारात्मक प्रकृति वाले मौलिक अधिकार की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आर्टिकल 21A, उसके बाद ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 25, उसके बाद ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 20 और उसके बाद ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 30। इसके बाद नकारात्मक प्रकृति की बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 18(1), आर्टिकल 20 अनुच्छेद 22(1) और आर्टिकल 28(1). ये ऐसे अधिकार हैं जिनकी प्रकृति क्या है भाई, नकारात्मक है या नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार। देखिए जरा इसके बारे में बात करें, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार। और ये कैसे हैं, सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले कौन से हैं और नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले कौन कौन से हैं। तो यहां पर 21A में क्या है, राज्य 6 वर्ष राज्य जो है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए सबके लिए क्या उपलब्ध करवाएगा, शिक्षा, सकारात्मक है ना। दूसरा आर्टिकल 25 में अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी जा रही है। ऐसा नहीं ना कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, नहीं का मतलब नकारात्मक आएगा, और ऐसा राज्य ऐसा करेगा मतलब क्या आएगा, सकारात्मक। राज्य ऐसे करेगा मतलब क्या आएगा, सकारात्मक का, और राज्य ऐसा नहीं करेगा मतलब नकारात्मक। जैसे देखिए आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने की राज्य स्वतंत्रता देगा, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता देगा, ये 29 है ना। और आर्टिकल 29 में क्या है, आर्टिकल 29 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसमें नकारात्मकता नहीं है, क्या है, नकारात्मकता नहीं है, सकारात्मकता की बात की गई है। जबकि इनके संदर्भ में बात करें, कानून के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 14 है ना, कानून के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा देखिए जरा आर्टिकल 15(1) में 5 आधार, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ सामाजिक भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 7 आधार दिए गए 16 में,
कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, और मूल वंश के साथ में मैंने क्या कहा, मूल वंश और उद्भव यानी वंश क्रम और मूल स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में शिक्षा और सेना के अलावा अन्य जो उपाधि रहेगी उन पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा। आर्टिकल 20 में अपराध के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं कि अपराध के संदर्भ में जो 3 अधिकार दिए गए हैं उनके संदर्भ में बात की गई है। आर्टिकल 22 की बात करें, किसकी बात करें, आर्टिकल 22 की बात करें तो 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में बात की गई है, राज्य ऐसा नहीं करेगा। और आर्टिकल 28 की बात करें तो राज्य जो है धार्मिक शिक्षण संस्थान नहीं खोलेगा। ये केवल ऐसे अधिकार है जिनकी प्रकृति सिर्फ नकारात्मकता है। आप कहेंगे 27 में तो धार्मिक कर की निषेध की बात करता है। साथियों, आर्टिकल 27 में धार्मिक कर की निषेध की बात करता है, लेकिन यह कहता है कि धार्मिक शुल्क लिया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं ऐसी अभिव्यक्ति जो सिर्फ नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार रहते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और साथ ही सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार भी आपको ध्यान में रखने हैं, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जरा मैं लिख देता हूं इसको। सबसे पहले इसमें ध्यान में रखेंगे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क मैं नहीं लिख रहा इसको ना, आप सभी को पहले बता दिया कंप्लीट, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद की मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप खुद इसको नोट कर कीजिएगा। नकारात्मक प्रकृति वाले और सकारात्मक प्रकृति वाले, ये सकारात्मक प्रकृति वाले अधिकार हैं, इसमें आपको कहीं पर भी नई शब्द नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नई शब्द नहीं मिलेगा। और ऐसे अधिकार हैं जिसमें जो है कौन सा शब्द मिलेगा, नहीं मिलेगा। राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य इसलिए तो कहते हैं ना मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध किनको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2-3 नए तथ्य आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसके संदर्भ में आपको जरूर ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा आर्टिकल 358 और 359 जरूर ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न हो सकता है। दूसरा ये वाला जो है ये मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे, इसकी पहचान के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जहां व्यक्ति शब्द दिया गया इसका मतलब ये सभी को प्राप्त होंगे, और जहां नागरिक शब्द दिया गया इसका मतलब ये भारत के नागरिकों को प्राप्त होंगे। व्यक्ति का मतलब किन को प्राप्त होंगे, सभी को प्राप्त होंगे, और नागरिक शब्द लिखा इसका मतलब ये भारत के नागरिकों को क्या होंगे, प्राप्त होंगे। 15, 16, 19, 29 और 30। इसके बाद मैंने बताया कि ऐसे मौलिक अधिकार जो राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ये कौन कौन से हैं, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। और ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके मैंने कहा नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार और सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं कई स्टेट में, जैसे गुजरात पीसीएस में, एमपी पीसीएस में की बात करूं या फिर अपने बिहार पीसीएस की बात करूं, यहां पर ये प्रश्न पूछने की शुरुआत हो चुकी है। तो अपने को भी पहले से तैयारी करके पूर्ण मनोयोग के साथ इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी तैयारी भी 100% हो। जब भी एग्जाम में ये 2, 3, 4 प्रश्न पूछे तो अपन दूसरों की तुलना में बेहतर तभी कर पाएंगे जब इन प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमें पहले से क्या होगा, पता होगा। इस बात को थोड़ा सा आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन जब भारत का संविधान पूरा दे रखा है तो ये नए कुछ भी नहीं है, सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं, और उसी के अनुसार जो है ये पेपर सेटर आपके एग्जाम में क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित बात हो गई। और मौलिक अधिकारों से संबंधित मुझे उम्मीद है कि मौलिक अधिकारों को अपने खूब डिटेल में पढ़ा, खूब डिटेल में जाना, और बहुत सारे नए कंसेप्ट मैंने आप लोगों के सामने रखे, जिससे आपकी समझ मौलिक अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति बेहतर हो सके, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं। मौलिक अधिकार किनके हैं, हमारे अधिकार हैं, और इससे पहले हम इन अधिकारों से अनभिज्ञ थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जानकारी मिली है, पता चला है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही वैसे भारत के नागरिक होने के नाते भी ये अधिकार हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।